जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगला जो लेक्चर होने वाला है वो टेंसेस से रिलेटेड होने वाला है। किससे? टेंसेस से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बोला था कि हम लोग टेंसेस को पूरी तरह से एनालाइज करते हुए चलेंगे विथ साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि टेंस के बिना हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि टेंस पूरे इंग्लिश की बैकबोन होते हैं। टेंस इंग्लिश की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि टेंसेस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। टेंसेस के बिना मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ना आप क्वेश्चन टैग्स कर सकते हैं, ना आप नरेशन कर सकते हैं, ना आप कंडीशनल सेंटेंस कर सकते हैं, ना आप वर्ब कर सकते हैं, ना आप वॉइसेस कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें, इतनी कई सारी चीज़ें आती हैं, उनको आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। और जब आप ये चीज़ें नहीं कर सकते तो समझ लो एग्ज़ाम में क्या हाल होने वाला है, ठीक है। तो हम एग्ज़ाम तो तभी दे पाएंगे ना जब हमारा बेसिक फंडा क्लियर होगा। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीज़ें करवा रहा हूँ। किस तरह से साथियों? बिल्कुल बेसिक से चीज़ें करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम में आपके सामने क्या आता है, एग्जाम में आपके सामने आता है पूरा फ्रेम्ड सेंटेंस आता है, ठीक है। अगर आपको उसका हिंदी अर्थ नहीं समझ में आता है, हिंदी मतलब नहीं समझ में आता, तो आप उसको कैसे हल कर पाएंगे, कैसे उसका आंसर लेके आ पाएंगे साथियों? तो इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने का कदम उठाया है। क्या किया है साथियों? बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है। इसी चरण में मैं अब शुरू करता हूँ अपनी बात, जो कि हम करने वाले हैं। साथियों, हम लोग टेंस के विषय में बात करेंगे। टेंस साथियों हमने बचपन से पढ़े हुए हैं, फिर भी हम कई बार टेंस नहीं कर पाते हैं, या फिर बार बार भूल जाते हैं, या फिर हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने टेंसेस को कभी अच्छे से सीखा ही नहीं है, क्योंकि हमारी अप्रोच ही गलत बैठती है। हमने कभी उसको साइंटिफिकली या साइंटिफिक अप्रोच के साथ कभी देखा ही नहीं है, या किसी ने हमें साइंटिफिक अप्रोच के साथ बताया ही नहीं है कि हम उसको सीख सकें। तो आज टेंस सीखेंगे हम पूरी साइंटिफिक अप्रोच के साथ, ठीक है। पूरा प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच के साथ बताऊंगा, पूरा प्रॉपर डेरिवेशन बताऊंगा, किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्मेशन होते हैं, पूरा डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है। एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा, फालतू के फॉर्मूले रटवाऊंगा नहीं, चीजें समझाऊंगा, चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। हमने बचपन से ये पढ़ा है, ता है, ती है, रहा है, रही है, याद कर लो, एसआरएम लगा दो, कंटिन्यूअस बन गया, ये हो गया, वो हो गया। उससे कुछ नहीं होता। कुछ समय तक के लिए चीज़ें हमें याद रहती हैं, और इवन हम पूरा टेंस सीख भी जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसमें गलती कर देते हैं। रीजन? क्योंकि हमने ना डेरिवेशन पे ध्यान दिया है, ना साइंटिफिक अप्रोच पे ध्यान दिया है, ठीक है। तो बात को आगे करते हैं। जब बात दोस्तों टेंस की आती है, टेंस को हम क्या कहते हैं? काल, ठीक है। लेकिन अभी ये अपने आप में पूरा नहीं है, अभी ये अपने आप में पूरा नहीं है जब तक इसके साथ समय और एक्शन यानी कि कार्य, दोस्तों समय प्लस एक्शन यानी कि कार्य, जब तक ये दोनों इसके साथ में नहीं है तब तक टेंस नहीं हो सकता। अगर आपने समय और कार्य को यानी कि टाइम और एक्शन को अच्छे से सीख लिया, तो आपने साथियों आधे से ज़्यादा काम कर लिया, यानी कि आधे से ज़्यादा आप टेंस सीख जाओगे। दोस्तों, समय और एक्शन इतने ज़रूरी हैं टेंस के लिए, ये टेंस की बैकबोन है। क्या? ये दोनों टेंस की बैकबोन है। हम लोग इसके पूरे साइंटिफिक अप्रोच और डेरिवेशन पे काम करने वाले हैं। मैं आपको चीज़ें उस हिसाब से समझाऊंगा कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है साथियों। चलो, सबसे पहले हम लोग समय को समझने की कोशिश करते हैं कि ये समय आखिरकार होता क्या है, ठीक है। समय आखिरकार होता क्या है? दोस्तों, मान के चलिए ये क्या है, एक लाइन बना देता हूं मैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? इसको मान लो आप प्रेजेंट। ये क्या है? प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान है, जिसको हमने बचपन में भी प्रेजेंट के नाम से
पड़ा हुआ है। ये क्या है साथियों? प्रेजेंट। ये क्या है साथियों? प्रेजेंट। ठीक है, ये एक बिंदु है, मान के चलो ये लाइन आगे की तरफ इस तरह से खिसकती हुई जा रही है। ठीक है, और ये बिंदु कहीं इस लाइन पे ही है। ठीक है, ठीक है, तो जिस तरह से ये लाइन आगे की तरफ जाएगी उस तरह से ये बिंदु अपने आप में पीछे की तरह जाएगा। किस तरह जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। तो जो चीज इस पॉइंट ऑफ टाइम से, इस पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि प्रेजेंट से पीछे की तरफ जाएगी, मेरा बोला हुआ हर शब्द जो मैंने अभी 2 सेकंड पहले बोला वो अपने आप में साथियों क्या बनता जाएगा? अपने आप में ही पास्ट बनता जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 चीजें जान ली। क्या जान लिया? एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। हमने क्या देखा? प्रेजेंट को फॉलो करते हुए, प्रेजेंट को फॉलो करते हुए पास्ट भी देखा। ठीक है, टाइम में हमने प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा। दोस्तों अब सभी के द्वारा आपने ये चीज़ सुनी होगी कि फ्यूचर भी अपने आप में एक टेंस होता है। फ्यूचर भी अपने आप में एक टेंस होता है, काल होता है। दोस्तों जबकि मैं कहता हूँ कि फ्यूचर पूरी तरह से एक टेंस नहीं होता। फ्यूचर पूरी तरह से एक टेंस नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर जो है पूरी तरह एजम्पशंस पे चलता है। किस पे साथियों? एजम्पशन पे। एजम्पशन जिसको हम गणित की भाषा में कहते हैं कि मान लेते हैं या फिर एज्यूम करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एज्यूम करते रहते हैं, जबकि हमें भविष्य का कुछ भी पता नहीं रहता कि अगले क्षण या अगले पल क्या होने वाला है। तो हमने इसी के साथ तीनों काल यानी कि समय के बारे में देखा। ठीक है, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना साथियों, अभी मेरी बात को बहुत गौर से सुनना साथियों। दोस्तों जब हम किसी काम को करते हैं, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। मैं अभी आपको साथियों क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। अभी वर्तमान में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। मैं एट प्रेजेंट क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मेरी इस बात को आप ध्यान से समझना। जब मैंने आपको कहा कि मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूं, मैं बात प्रेजेंट की कर रहा हूं, यानी कि इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बात काय की कर रहा हूं? प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं कहूँ मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान की बात मैं कहूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, जब बात कोई चीज़ करने की आती है, जब मैं आपको कहूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको अभी कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। किस तरह से? कंटिन्यूसली जो है पढ़ा रहा हूँ। कैसे? कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ साथियों। कैसे? निरंतर, निरंतर। ठीक है, किस तरह से साथियों? मैं आपको निरंतर पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको निरंतर यानी कि कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथियों एक चीज आपको कुछ चमका दिमाग में, कुछ समझ में आया? इस चीज से कुछ क्लियर हुआ? मैंने कहा मैं प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ चमका दिमाग में। मैंने कहा मैं आपको प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ और कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ और कंटिन्यूस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और कंटिन्यूस में पढ़ा रहा हूँ, बराबर पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। तो आपको समझ में तो आ गया होगा ना? इसी तरह से साथियों प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। मैंने कहा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, तो इसी तरह से साथियों आपको क्या मिल गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। या फिर मैं कहूँ
इस चीज को मैं पहले रफ कर देता हूं, फिर आगे की बात आपसे करता हूं साथियों, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये क्या होगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी। मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपको वर्तमान में कहा, अगर मैं आपसे यही कहूं, ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जो मैंने 5 मिनट पढ़ाया वो अतीत बन जाएगा। वो साथियों क्या बन जाएगा, अतीत बन जाएगा, यानी कि पास्ट बन जाएगा। तो साथियों क्या वो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता? क्या वो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं कहा जा सकता? तो साथियों हमने प्रेजेंट भी देख लिया और पास्ट कंटिन्यूअस भी देख लिया, दोनों हमने देख लिए। और वही बात मैं आपसे कहूँ, वही बात मैं आपसे एजम्पशन यानी कि फ्यूचर के बेस पे कहूँ, फ्यूचर के बेस पे कहूँ कि मैं आपको कल प्रेजेंट टेंस का दूसरा लेक्चर पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है, दूसरा लेक्चर पढ़ा रहा होऊंगा। तो उस स्थिति में साथियों क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इतनी बात साथियों मेरी अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट में ओके लिखो, यस लिखो, फिर मैं आगे की बात करता हूं। तो समझ गए ना, इतनी बात अगर मेरी आपको समझ में आई हो तो बताइए साथियों, ठीक है। तो ये साथियों क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाती है एक, ठीक है। ये प्रोसेस कैसी हो गई, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाती है। कैसी, मैंने तीनों को लिंक इससे कर दिया है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस इससे बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी इसी से बनता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इसी से बनता है, ठीक है। इसी के साथ मैंने तीनों को लिंक कर दिया, किसके साथ, कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्तमान में, मैं आपको पढ़ा रहा था 5 मिनट पहले, वो अतीत बन गया यानी कि पास्ट बन गया, और एजम्पशन के बेस पे पढ़ा रहा होऊंगा, तो वो क्या बन जाएगा साथियों, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा। इतनी बात मेरी समझ में आई। अब जब मैंने कहा साथियों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के बाद कभी तो मेरा ये लेक्चर ओवर होगा, कभी तो मेरा लेक्चर ओवर होगा। मैंने अगर ये काम शुरू किया है, कोई काम अगर शुरू होता है तो वो ख़त्म भी होता है, कोई काम अगर शुरू होता है साथियों तो वो ख़त्म भी होता है, वो ख़त्म भी होता है, उसका कंप्लीट भी होना होता है, वो काम कंप्लीट भी होता है अपने आप में, ठीक है। अगर कोई काम शुरू हुआ है तो वो कब कंप्लीट भी होगा साथियों, वो कंप्लीट भी होगा। और अगर आपने अक्सर बोला होगा, जब भी कोई काम कंप्लीट होता है, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअस से मैंने शुरू किया था, मैंने आपको पढ़ाना, थोड़ी देर बाद मैं ये लेक्चर अपना कंप्लीट क्या कर लूँगा, मैंने कहा था मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा था मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ाने के बाद मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कहूँगा क्या, मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या साथियों, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और जब मेरा काम, और जब आपने सुना होगा कि जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, काम परफेक्ट काम हो गया है साथियों, मज़ा आ गया, परफेक्ट किया भाई साथी, तुमने परफेक्ट किया, कहते हैं ना कि परफेक्ट किया, क्या किया, काम परफेक्ट हो गया, काम परफेक्ट हो गया। तो बिल्कुल आप लिंक कर सकते हैं चीज को, आप समझ में आ रही होगी ना, दिमाग में चमका होगा ना, कुछ थोड़ा समझ में तो आया होगा ना। तो भाई इस तरह से इस परफेक्ट प्रोसेस की बात यहाँ पे आती है, इसकी बात यहाँ पे आती है। अब कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि सीधा कंटिन्यूअस बताया उसके बाद परफेक्ट बताया, इनडेफिनिट की बात हमारे सामने क्यों नहीं आई, जबकि उसको तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आएगी साथियों, आएगी, चिंता ना करें, वो भी आपके सामने आएगी। लेकिन वो है ना कि चीजें कब किसको कहाँ बताना है वो मुझे
पता है और उसको उसी ढंग से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि पूरी साइंटिफिक अप्रोच के साथ उसका पूरा डेरिवेशन लेके चलूंगा, तो मैं उसी चीज को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहाँ से बात कंटिन्यूस से बात शुरू की, मैंने पढ़ाने से बात शुरू की थी और मैं अब पढ़ा चुका हूँ। और साथियों अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना, मैंने आपको परफेक्ट प्रोसेस भी समझाई है। अभी इन्हीं दोनों से आपने पढ़ा होगा। देखो जैसे मैंने कंटिन्यूअस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से लिंक किया था, उसी तरह आप इसको भी इसी से लिंक नहीं कर सकते, तीनों से बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी तरह से पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की उत्पत्ति होती है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी है, इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों कहा जाता है साथियों? परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों कहा जाता है, समझने की कोशिश करना, समझने का प्रयास करना साथियों। परफेक्ट कंटिन्यूअस कहने का मेरा मुद्दा ये है, जब आपने देखा होगा कि इसके साथ समय भी आता है। क्या आता है साथियों? इसके साथ समय, यानी कि टाइम भी दिया रहता है। हमने बचपन में भी पढ़ा था, टाइम भी दिया रहता है। और इन सेंटेंसेस में हम सिंस और फॉर का भी यूज करते थे। क्या साथियों? सिंस और फॉर का भी यूज करते थे। और हमें टीचर रटवा दिया करते थे कि भाई हैज बीन, हैव बीन लगा देना और सिंस फॉर लगा के बाकी टाइम लगा देना। एक सेंटेंस के लिए एक फॉर्मूला हमको दे दिया जाता था, एक स्ट्रक्चर या फिर इसको मेथड कहते हैं कई लोग, दे दिया जाता था और बोल दिया जाता था इसको याद कर लो, इस तरह से पूरा सेंटेंस बना देना। लेकिन क्यों आता है, कैसे बनता है, ये हमें कभी नहीं बताया गया और इसी वजह से हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा था मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने यहाँ पे कहा था मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया था साथियों, जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया था, मैं आधा लेक्चर अपना कंप्लीट कर चुका था। आधा लेक्चर, अभी की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, मैं अपना आधा लेक्चर खत्म कर चुका था। ठीक है, लेकिन मान के चलो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको जितना भी पढ़ाया शुरुआत से 2 मिनट पहले तक, ठीक है, तो उतना काम मैं आपको खत्म कर चुका हूं। मैं उतना काम आपके लिए परफेक्ट कर चुका हूं। एक तरह से मैंने क्या बताया, कंप्लीट मतलब संपूर्ण कर चुका हूं, कंप्लीट यानी कि खत्म कर चुका हूं। तो उसके लिए साथियों वो चीज आती है, वो आती है परफेक्ट। ठीक है, उस कंप्लीट करने के लिए दोस्तों हमने फिर से यहाँ पे परफेक्ट लगाया है। मतलब मैं अपना आधा लेक्चर खत्म कर चुका हूं, आधा लेक्चर खत्म कर चुका हूं, कंप्लीट हो गया है, यानी कि पूरा परफेक्ट हो गया है वो लेक्चर आधा। ठीक है, और मैं आपको अभी भी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको साथियों अभी भी पढ़ा रहा हूं। और मैंने जब बात बताई थी कि जब बात कंटिन्यूअस आ जाए, मैंने कहा अभी भी मैं आधा तो मैंने पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आधा काम मेरा परफेक्ट हो चुका है और आधा अभी भी चल रहा है। मैंने कहा मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं आपको, अभी मैं रुका तो हूं नहीं। तो इस तरह से साथियों यहाँ पे कंटिन्यूअस आ जाता है। तो दोनों बात समझ में आई, यहाँ पे परफेक्ट क्यों आया और कंटिन्यूअस क्यों आया। तो इस तरह से साथियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उत्पत्ति होती है, इस तरह से डेरिवेशन किया जाता है इसका। ठीक है, मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप, है ना। सो इसके बाद साथियों इसमें समय आता है, इसमें सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है। समय को देखिए, समय के ऊपर बात कर लेते हैं साथियों। अगर मैंने अपना आधा लेक्चर कंप्लीट किया होगा, अगर मैंने अपना आधा लेक्चर कंप्लीट किया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ समय जरूर लगा होगा। अगर मैंने अपना आधा लेक्चर कंप्लीट किया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ साथियों समय जरूर लगा होगा, इसलिए उसमें टाइम जरूर दिखाया जाता है। क्या? टाइम जरूर दिखाया जाता है। और कुछ लेक्चर अभी मेरा बचा है, उसमें भी समय लगने वाला है। ठीक है, उसमें भी समय लगने वाला है। इस काम को परफेक्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा। मैं कहूँ 25 मिनट लग गए, मैं कहूँ 10 मिनट लग गए, मैं कहूँ 15 मिनट लग गए। ठीक है, ठीक है ना। मैं कहूँ 25 मिनट लग गए, मैं कहूँ 15 मिनट लग गए, तो कुछ समय की अवधि आई हमारे सामने। ठीक है, अब
परफेक्ट की बात समझ में आई, कंटिन्यूस की बात समझ में आई हमें, और टाइम की बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हुई तो ओके करो, यस करो। इसके बाद फिर हम साथियों आगे चलते हैं और देखते हैं सिंस और फॉर का क्या फंडा है। सिंस और फॉर को हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, हमें बता दिया जाता है कि सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है। जो हमने बचपन में पढ़ा था, जो हमें बता दिया जाता है, लेकिन हम फिर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। ठीक है, सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम। अगर सर्टेन टाइम आए, सर्टेन मतलब निश्चित समय और अनसर्टेन मतलब अनिश्चित समय। ठीक है, तो सर्टेन के लिए क्या, सर्टेन के लिए सिंस और अनसर्टेन के लिए साथियों हम लोग फॉर का यूज किया करते थे। अब इस चीज को, सिंस और फॉर को समझने का थोड़ा अच्छा सा प्रयास करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं साथियों। सिंस और फॉर सर्टेन अनसर्टेन के साथ आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। मान के चलो ये दो चीजों पर निर्भर करता है, सर्टेन अनसर्टेन तो बात आपकी समझ में आई। ये पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, समय का बिंदु, इसको आप कह सकते हो। ठीक है, समय बिंदु या समय का बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और एक दूसरी बात मैं आपको कहूंगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जिसको आप अवधि भी कह सकते हैं। ठीक है, अवधि भी कह सकते हैं, इसको समय बिंदु भी कह सकते हैं और इसको अवधि भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज आप समझना साथियों, अवधि में और पॉइंट ऑफ टाइम में कितना अंतर है। अगर मैं, ये घड़ी है मेरे पास, मैं किसी पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ और मैं आपसे कहूँ ये पॉइंट है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 3 बजते हैं ना, ये क्या है 3 है। तो मैं अगर ये कहूं कि मैं 3 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं 3 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं 3 बजे से, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ही तो लिया, मैंने एक सर्टेन पॉइंट लिया, मैंने कि एक निश्चित बिंदु लिया, एक निश्चित बिंदु लिया, एक सर्टेन पॉइंट लिया आपको बताने के लिए। ठीक है, मैंने कहने के लिए एक सर्टेन पॉइंट लिया, एक निश्चित बिंदु लिया। अब यही बात जब ड्यूरेशन की आती है, जब मैं कहूं मैं आपको 25 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं कौन से 25 मिनट हो सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 बोला तो आपने फटाक से यहाँ पे पॉइंट लगा दिया कि हाँ भाई ये 3 मुझे पता है कहाँ आता है। ठीक है, अगर मैं कहूं मैं 25 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो आप यहाँ पॉइंट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, मैं पॉइंट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात घड़ी के ऊपर मत लेना। ठीक है, बस घड़ी से आप समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करना साथियों कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आप समझे, जब कोई बिंदु निश्चित हो। ठीक है, समय जब निश्चित दिया हो तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम निर्धारित कर सकते हैं साथियों और दूसरों को बता सकते हैं। और जब बात ड्यूरेशन यानी कि अवधि की आती है, तो अवधि को हम लोग निश्चित रूप से चिन्हित या अंकित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए एग्जैक्ट यानी कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए हमने क्या यूज किया, सिंस। अब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना सर्टेन और अनसर्टेन टाइम में। ठीक है, और जब बात अवधि आ जाए, मैं आपसे कहूं मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मैं आपसे कहूं कि मैं 25 मिनट या 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो वो क्या हो गया, ड्यूरेशन। वही बात महीनों में कर लेते हैं। मैं कहूं मैं फरवरी से पढ़ा रहा हूं, तो भाई आप फरवरी को कहीं ना कहीं कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कैलेंडर पे फरवरी पे आप टिक लगा सकते हैं कि हाँ ये बंदा फरवरी से पढ़ा रहा है, हाँ ये इंसान फरवरी से पढ़ा रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं मैं 4 माह से पढ़ा रहा हूं, या मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, या मैं 4 दिन से पढ़ा रहा हूं, या मैं 10 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो क्या आप कैलेंडर पे उस चीज को मार्क या चिन्हित या अंकित कर सकते हैं? क्या आप उसको एक चिन्ह दे सकते हैं? क्या आप उसको पॉइंट कर सकते हैं कैलेंडर पे? बिल्कुल नहीं कर सकते।
ठीक है। तो वो चीज कहाँ पहुंच जाती है साथियों, वो अवधि में पहुंच जाती है, यानी कि वहां उस स्थिति में 4 आ जाता है, ठीक है। साल की बात करें, मैं सन 2017 से पढ़ा रहा हूं, मैं सन 2017 से, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। आप कैलेंडर पे 2017 को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप कैलेंडर पे 2017 को मार्क कर सकते हैं, महीना मार्क कर सकते हैं, कुछ भी मार्क कर सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे केस पॉइंट ऑफ टाइम में चले जाते हैं। जबकि बात हम ड्यूरेशन की करेंगे तो वो सारी चीजें अनसर्टेन हो जाती हैं, यानी कि अनिश्चित हो जाती हैं, ठीक है। हम लोग उस चीज को चिन्हित अंकित नहीं कर सकते, ठीक है। उस पे पॉइंट नहीं लगा सकते, उसको पॉइंट या टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वो चीज ड्यूरेशन और अवधि के अंतर्गत आती है। अब बात आपको आई होप सिंस और फॉर की अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात समझ में आई। मैं एक बार कोई रिवीजन देता हूं आपको। मैंने आपको बताया टेंस क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि टाइम और एक्शन के बिना टेंस अधूरा है, ये दोनों मिलकर ही अपने आप में टेंस बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया समय 3 तरह से काम करता है, 3 तरह का समय हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो वो समय क्या है, प्रेजेंट है, और मेरा पढ़ाना 2 मिनट पहले का ही पास्ट बन जाता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये लाइन अगर आगे जाएगी तो मेरा पढ़ाना, ये एक मेजर बिंदु जो मैंने बनाया था वो पीछे चला जाएगा, तो वो अपने आप ही पास्ट बनता चला जाएगा। हर पॉइंट ऑफ टाइम पीछे खिसकता जाएगा, वो पास्ट यानी कि अतीत बनता जाएगा। फिर मैंने साथियों आपको बताया था कि अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ वर्तमान में, तो मेरी प्रक्रिया, मेरी प्रोसेस कैसी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, मेरी प्रक्रिया कंटिन्यूअस है, तो मेरी प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैंने इसको तीनों को लिंक किया था आपके सामने, प्रेजेंट से, पास्ट से और फ्यूचर से। इस तरह से हमारे पास क्या आया था साथियों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी के बाद मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाना खत्म तो होगा, क्लास में ओवर तो करूंगा। तो क्लास ओवर करूंगा या मैं पढ़ा चुका हूं, तो वो कौन सी क्लास, वो मेरी क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद परफेक्ट प्रोसेस हो जाती है। मैंने आपको बताया था जब भी हम कभी कोई काम कर लेते तो अक्सर हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट, काम परफेक्ट हो गया, तो इसीलिए परफेक्ट प्रोसेस हो जाती है। मैंने आपको तीनों से लिंक करके बताया कि पास्ट परफेक्ट इसी तरह से बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट इसी तरह से बन जाता है, फ्यूचर परफेक्ट भी इसी तरह से क्या है साथियों, बन जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको इस केस बताया, इस केस को बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे समझा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने में कुछ समय लगा होगा, ठीक है। कुछ काम मैंने कंप्लीट किया, उसमें मुझे कुछ समय लगा, ठीक है, उसमें मुझे कुछ समय लगा। अब वो समय मेरा सर्टेन भी हो सकता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम पे बेस्ड हो सकता है, या फिर ड्यूरेशन पे भी बेस्ड हो सकता है। उसके लिए सिंस और फॉर बताया, ठीक है। और मेरा अब अभी भी पढ़ाना जारी है, तो इसलिए मैंने इसमें कंटिन्यूअस का साथ में यूज किया, ठीक है। क्या किया, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। मैं इसके बाद मैं इसको रफ करके अब आपको इंडेफिनेट तक लेके चलूंगा, ठीक है। अब आपको इंडेफिनेट के साथ लेके चलूंगा। आप हटाओ, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं, फिर बात अपन इंडेफिनेट की करते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट को जान के अपन क्लास करेंगे, फिर इसके बाद ओवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे, ठीक है। देखो साथियों, मैंने आपसे सारे केस बता दिए, ठीक है। कंटिन्यूअस का केस हमने डिस्कस कर लिया, परफेक्ट का कर लिया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का इवन केस डिस्कस कर लिया, ठीक है। और जब बात इंडेफिनिट की आती है, मैं आपसे कोई एक बात कहूं, मैं आपसे अगर कुछ बोलूं, जैसे मैं कहूं, हमने बचपन में इसकी पहचान पढ़ी थी, ता है, ती है, ठीक है, ते है, ये हमने उसकी पहचान पढ़ी थी, किस चीज की, इंडेफिनिट की, ठीक है, इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट की हमने क्या पहचान बचपन में सीखी थी, ता है, ती है, ते है आदि, ये सब अंत में
आते हैं तो वो इंडेफिनिट बन जाता है। भाई क्यों बन जाता है, कोई हमें ये भी तो बताए, कोई हमें ये भी तो बताए कि इसको इंडेफिनिट ही क्यों कहा, इंडेफिनिट ही क्यों कहा जाता है। कुछ और भी तो बोला जा सकता था। क्योंकि मैं कहूं राम खाना खाता है, ठीक है, मैं कहूं राम खाना खाता है, तो क्या ये चीज आपको कंटिन्यूअस में मिल रही है? ये कोई प्रोसेस आपको मतलब प्रोसेस आपको समझ में आ रही है क्या? ये किसी भी तरह की कोई प्रोसेस आपको समझ में आ रही है क्या? कोई प्रक्रिया है इसमें? ना ये कंटिन्यूअस वाली प्रक्रिया है, ना यहाँ काम खत्म हो रहा है, ना यहाँ काम चल रहा है, ठीक है, ना यहाँ काम कंटिन्यूअस है, ना यहाँ काम समाप्त हुआ है, ना यहाँ कोई समय दिख रहा है मुझे, ना कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम ये चीज डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। हम इन तीनों के साथ इस केस को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं मित्रों? डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्या बोला? नहीं, डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज डेफिनेट है कि नहीं है, बिल्कुल हमें समझ में ही नहीं आ रही है। ना इस केस में मिलती जुलती है, क्योंकि ना हमें पता चल रहा है कंटिन्यूअस की है, ना पता चल रहा है कि ये परफेक्ट की है, और ना पता चल रहा है साथियों कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। ये चीज हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। ये चीज डेफिनेट है कि नहीं है, ये चीज डेफिनेट है कि नहीं है, ये चीज हमें पता ही नहीं चल पा रही है साथियों। ये चीज हमें पता नहीं चल पा रही है, तो इसलिए इसको ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये डिफाइन करने योग्य नहीं है, इसको डिफाइन हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें प्रीफिक्स जोड़ दिया जाता है कि इनडेफिनिट। क्या? इनडेफिनिट। अब समझ में आया साथियों कि इसको इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है। आई होप इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। इसको इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग इसको ना इस कैटेगरी में रख पा रहे हैं, नहीं आ रहा भाई इस कैटेगरी में, ना परफेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है, नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे काम खत्म हो रहा है, ठीक है, ना काम आधा खत्म हुआ, ना काम अभी चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। राम खाना खाता है बस। तो जब चीज हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, यानी कि वो चीज डेफिनेट है ही नहीं, तो उसको क्या कह दिया जाता है साथियों? इसीलिए उसको क्या कह दिया जाता है? इसीलिए उसको इनडेफिनिट। डेफिनेट में हम लोग इन प्रीफिक्स ऐड करके बना देते हैं इनडेफिनेट। क्या साथियों? इनडेफिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी, आई होप। साथियों इतना समय लगा के मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं। अगर कोई चीज मिसिंग हुई है आपके दिमाग से, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको सारे के सारे पार्ट्स बता दिए कि चारों पार्ट्स बनते कैसे, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है। अब आगे की बात जो हम करेंगे वो इसके आगे करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा, ठीक है। और सारी की सारी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स की, एमपीजीके की और इंग्लिश की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, क्लासेस आराम से ले सकते हैं। टारगेट कर रहा हूं मैं एमपीएसआई और एमपी पटवारी को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहां पे भी आप ऐड हो जाना, ठीक है साथियों। बाद बाकी इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आई होप मेरी जितनी बात मैंने बताई है सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है, कि किस तरह से सेंटेंसेस का डेरिवेशन होता है, किस तरह से टेंस फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने ये कुछ बेसिक सी चीजें बताई हैं, कल थोड़ी इसके ऊपर और बातें करेंगे, फिर हम लोग करेंगे कुछ समय बाद इनका ट्रांसलेशन करना शुरू, ठीक है, जिसकी आपको तलाश है, ठीक है। इतनी बात आई हो आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं साथियों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।